प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे आंदोलनकारी छात्र भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़िग। नेता प्रतिपक्ष ने परीक्षा गड़बड़ियों की सीआईडी जांच पर फिर उठाए सवाल। पूछा, भ्रष्ट अधिकारी जब जांच का हिस्सा तो निष्पक्ष जांच कैसे संभव। आदित्य साहू ने दोहराई सीबीआई जांच की मांग। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा का रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। विधि व्यवस्था समेत सभी मोर्चे पर बताया विफल। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाकुड़ में विभिन्न मतदान केंद्रों का किया भ्रमण। एसआईआर से जुड़े कार्यों का लिया जायजा। वोटरों से भी मिले, समावेशी मतदाता सूची पर दिया जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। रांची के छात्र आंदोलन का व्यापक असर हुआ है। अनियमितताओं के कारण राज्य में कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। सीजीएल के साथ 11वीं से 13वीं की जेपीएससी परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इधर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों के एक गुट ने आंदोलन खत्म कर दिया है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए 2-3 महीने का सरकार को समय दिया है। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर इस समय सीमा में सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ती है तो फिर से उनका आंदोलन होगा। जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच भी आंदोलन को लेकर जल्द निर्णय ले सकता है। इधर प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के सामने नौकरी गंवाने वाले सीजीएल अधिकारियों ने आज प्रदर्शन किया। हमारे समाचार प्रमुख ने ऐसे कुछ प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार की एकतरफा कार्रवाई पर सवाल उठाए। परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर झारखंड में चल रहा आंदोलन अब नए मोड़ पर आ गया है। अब सीजीएल के वो सफल अभ्यर्थी जो पिछले 6 महीनों से नौकरी कर रहे थे, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने के बाद वो भी सड़कों पर आ गए। देखिए किस तरीके से ये प्रोजेक्ट भवन के सामने ये जो सफल अभ्यर्थी हैं सीजीएल के, जो पिछले 6 महीने से नौकरी कर रहे थे, इसी तरीके से छतरी और टेंट के सहारे अब अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। बारिश हो रही है, इसके बावजूद यहाँ पर इनको टेंट लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है और ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे इजाज़त दे या ना दे, वो प्रोजेक्ट भवन के सामने इसी तरीके से डट कर रहेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता है और अपनी मांग को वो इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और लगातार जो इनकी मांग है वो यही है कि सरकार ने जो एकतरफा फैसला लिया है इस पर जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग बैठी हैं? कि हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए सर। हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, एक झटके में सारा कुछ खत्म कर दिए हैं। तो सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग को नौकरी चली गई, बस उसी का हम लोग को वापस लेना फैसला जो सरकार लिए उसके खिलाफ कि हम लोग को नौकरी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने गलत नहीं किया है और जो गलत किया है सरकार उसको निकाले, हम उसके साथ देंगे। तो सरकार के साथ है, लेकिन जो गलत किया है उसके साथ? हाँ, नहीं, हम लोग जो गलत किया उन लोग की सरकार इस वैकेंसी से जांच करके निकाल दे। हम लोग जो इतना 10 साल से मेहनत करके पढ़ के आए हैं, अपना परिश्रम करके आए हैं, हम लोग को एक झटका में सरकार निकाल दिया कि ये जो धांधली हुआ है और इन वैकेंसी को रद्द किया जाता है। दर्द साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरीके से बिना कुछ ही सूचना के और बिना किसी कार्रवाई के एक झटके में इनकी नौकरी सबकी चली गई। हाँ सर, हमारी नियुक्ति दिसंबर में हुई थी, उसके पहले हम 2 को मेंस छोड़ दिए कि बोल हमारी सरकार अपने स्टेट में हम जॉब करेंगे, लेकिन हमारी जॉब को हम लोग का कुछ नहीं सुन के अपने से सरकार न्यायालय की अवहेलना करते हुए अपने से फैसला ले लिया, डिसीजन दे दिया। अभी हमारी लोको पायलट की ज्वाइनिंग आई हुई थी जून में, उसका हमारा डेट था 31 जुलाई तक। अब वहाँ भी हम नहीं जा पाए और यहाँ से भी सरकार भगा रही है और न्याय की अवहेलना के साथ हम लोग को कोई डिसीजन नहीं दे रही है और अपने से जो मन बुझा रही है भीड़ तंत्र को सुन के। और हम लोग सरकार से गुस्सा साफ तौर पर अब दिख रहा है। सर, मैंने इससे पहले 15 पीटी प्लस मेंस एग्ज़ाम निकाला है सर, और मैंने अपने स्टेट का नौकरी के लिए ही मैंने इतना मेहनत किया था कि मैं अपने स्टेट में रहूँगा, अपने परिवार के बीच में रहूँगा। उसके लिए मैं यहाँ का नौकरी बहुत मेहनत के बाद 10 साल का ये नियुक्ति है। 2016 में एक बार ये हुआ, उसमें ये रद्द हो गया। फिर
23 में 2024 में हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर दोबारा 2024 में हुआ सितंबर में। उसको हम लोग बहुत ही मेहनत के बाद फिर हम लोग यहाँ पास होकर के 7 महीने का नौकरी करने के बाद फिर हम लोग को अचानक बताया जाता है कि नियुक्ति रद्द हो गई। दुख और दर्द इनका साफ तौर पर झलक रहा है कि कितनी मेहनत के बाद फिर से ये सड़कों पर आ गए। अभी तक सर आप अपने लाइफ में पूरा कभी देखे होंगे कि ऐसा कभी हो सकता है कि जब न्यायालय हम लोगों को 1 साल हम लोग लड़े हैं केस, हम लोगों को न्यायालय ही दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोग जल्द से जल्द नियुक्ति हो। यही हेमंत सोरेन हम लोगों को नियुक्त करवाया, ये हम लोग हुए। और एक रात में यहाँ आधा घंटा में क्या हो गया, आधा घंटा में ऐसा कौन सा चीज़ हो गया कि हम लोग को रोड पे ला दिया गया। रोड पे बैठे हुए हम लोग कहीं का नहीं रहे हैं। रेलवे का जॉब छोड़ के मुंबई में यहाँ आ गए हैं, कहाँ का, वहाँ जाए कि यहाँ जाए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो ऐसे हैं जो नौकरियां छोड़ कर यहाँ पहुँचे हैं। सरकार का ये मतलब जो है ना, रात का लिया हुआ फैसला है अंधेरे में, और ये बहुत ही मतलब जो है बुरा किया गया हम लोग के साथ। हम लोग जो है अर्श से फर्श में आ चुके हैं, ठीक है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अर्श से फर्श पर सारे लोग पहुँच गए। मेरा साफ साफ कहना है, ये कैसा न्याय है कि पहले फांसी दो फिर जांच करो। पहले हम लोग को जांच किया जाए, जो हम लोगों में से गलत है उनको फांसी दिया जाए। हम क्यों फांसी पे चढ़े, बिना जांच का हम फांसी पे क्यों चढ़े। मैं इससे पहले भी पूर्व में सेंट्रल जॉब में कार्यरत था। मैं तो अपने घर के मुंह में यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया। मैंने अपना 10 साल पढ़ाई में ज़िंदगी खपा दिया। मेरे पीछे मेरे 5 मेरे आश्रित लोग हैं, उनको कौन देखेगा। हम दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। कई के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, कई लोग दूसरी नौकरियां छोड़कर आए हैं, लेकिन एकाएक जो सरकार का फैसला होता है वो अर्श से फर्श पर चले आते हैं। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच पर फिर सवाल उठाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाते हुए पूछा कि भ्रष्ट अधिकारी जब जांच का हिस्सा हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच तभी संभव है जब इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गड़बड़ियों की प्रारंभिक जांच में कई खुलासे हो रहे हैं और भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। यदि साक्षात्कार मैनेज किया गया था तो साक्षात्कार बोर्ड में शामिल रहे सभी अधिकारियों के बयान दर्ज होने चाहिए और पूरे मामले की तह तक जाकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि नौकरियां कितने में बेची गईं और किन तक पैसा पहुंचा। श्री साहू ने कहा कि नौकरी गंवाने वाले और आंदोलनरत छात्र तथा अभ्यर्थी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार क्यों भाग रही है। जिस प्रकार से जिन लोगों की नौकरियां चली गई, आज वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो छात्र विगत 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, और आज भी छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं झारखंड में। जिनकी नौकरी चली गई वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को सीबीआई जांच कराने से इतनी बच क्यों रही, क्यों डर क्यों रही है। तो स्वाभाविक है कि बड़े पैमाने पर पैसे लेकर के सरकार ने लोगों को बहाली करने का काम किया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य में जारी ताजा घटनाक्रमों पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने इसे अंधेर नगरी चौपट राजा वाले स्थिति की संज्ञा दी है। श्री शाहदेव ने कहा कि सीआईडी ने सीजीएल की दोनों परीक्षाओं में पेपर लीक की गड़बड़ी नहीं पाने का दावा किया था। इसी आधार पर इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। बाद में सीआईडी का दावा ही गलत निकला और अब हालात ये है कि सीजीएल भर्ती रद्द होने के बाद सरकार ने सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को सचिवालय में जाने से रोक दिया है। सीजीएल के अभ्यर्थी और अन्य परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हैं, तो इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेवार है। आखिर सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र दो बार लीक हुआ था, दोनों बार आपके सीआईडी ने क्लीन चिट दे दिया था। बल्कि आपने तो सीआईडी की रिपोर्ट का हाईकोर्ट में उल्लेख किया था कि किसी मामले में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। हालांकि आज आपने मामले में गड़बड़ी पाया और एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया। तो ये अभ्यर्थी जो थे, ये कई वर्षों से काम कर रहे थे और आज अगर ये सड़कों में है
तो ये आपकी सरकार की देन है। आज आप उन्हें सचिवालय में जाने से रोक रहे हैं, पर हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, क्या सीआईडी के उन अफसरों को सीआईडी दफ्तर जाने से रोका जा रहा है जिन्होंने घटिया इन्वेस्टिगेशन किया? क्या कार्मिक के उन अफसरों को रोका जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है जिनकी निगरानी में पूरी परीक्षाएं हों? ये आप नहीं कर रहे, सेलेक्टिव नहीं हो। इधर छात्रों के आंदोलन के विषय पर सत्ता के गलियारे में जहां हलचल तेज है, वहीं राजनीति के मंच पर भी बयानबाजी जारी है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर पलटवार किया है। किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी को संपोषित करने नहीं वाले हैं, तो हमने कार्रवाई की और छात्रों का जो डिमांड था उनको हमने पूरा किया। अब जो लोग हैं नौकरी में, सरकार उनके विषय में भी गंभीरता से विचार करेगी। हम उनके भविष्य पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं होने देंगे। तो जांच हो रही है, जांचों उपरांत थोड़ा सा धैर्य रखें तमाम लोग, जांचों उपरांत तमाम निर्णय होंगे। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा आज रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री वर्मा ने राज्य की मौजूदा एनडीए गठबंधन सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा ही एकमात्र विकल्प है जो सही अर्थों में राज्य के विकास और जन कल्याण को नया आयाम दे सकती है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री ने छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। जनादेश देने के बाद भी जिस प्रकार का निराशा का वातावरण इस राज्य में बना है, भारतीय जनता पार्टी को के अलावा राज्य की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। राज्य की जनता के लिए अब आशा की किरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस समय खड़े हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज बोकारो में एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित हो रही है, जो 29 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश भर के 900 से अधिक तीरंदाज 3 वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और निर्देशन में साल 2014 के बाद से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है और खिलाड़ी देश का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि झारखंड की बेटियां भी तीरंदाजी में बेहतर प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर रही हैं। राज्यपाल ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक श्वेता सिंह और जिला तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष लंबोदर महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार के खेलों के आयोजन के लिए पूरे देश के अंदर बढ़ावा दिया जाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आर्चरी ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों का भ्रमण कर एसआईआर से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं के घर जाकर उनके दस्तावेजों को देखा और दावा आपत्ति के चरण में आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। अभी मतदाता सूची का प्रोमोशन कार्यक्रम सभी जहाँ पर चल रहा है, उसका लेकर वो नो मैपिंग का हियरिंग सुनवाई होगा अभी 24 अगस्त से। उसका लेकर हम लोग कितना भी नो मैपिंग केसेस है, कितना नो मैपिंग केसेस है वो डिस्क्रिपेंसी है, उनके पास कागज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद उनका क्या प्रिपरेशन है उसका लेकर एक बार एक सैम्पल सर्वेक्षण आया, अभी उसी के लिए हम देखेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए की परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने की दिशा में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में एनटीए की समीक्षा बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और इसके बाद परीक्षा टीम में बदलाव करते हुए 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को जोड़ा जा रहा है। प्रश्न पत्रों की जांच और समीक्षा को मजबूत करने के लिए 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली लागू की जाएगी। अगले 2 से 3 सप्ताह में 20 से 25 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि आगे की जो भर्तियां हैं वो योजना की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही एनटीए के कार्यालयों को नए परिसर में युद्ध स्तर पर शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए परिसर में सीआईएसएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। सरकार का जोर परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। बोकारो में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 3 घटनाओं का उद्भेदन करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के चास थाना अंतर्गत कई क्षेत्रों में ये चोर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन्हें आखिरकार दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किए हैं। इधर देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के टाभाघाट दर्दमारा मुख्य सड़क पर फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 40,50,000 रुपए समेत कई सामानों की लूट और अपहरण के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 40,50,000 रुपए नकद, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला आज थम गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में लगभग सभी स्थानों पर बारिश हुई। कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक बारिश भी दर्ज की गई। रामगढ़ के पतरातू में करीब 190 मिलीमीटर बारिश हुई। आज पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 23 अगस्त तक राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इस मॉनसूनी सीजन राज्य में 1 जून से अब तक 633 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 10% कम है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र 19% की कमी बेसी को सामान्य मानता है। पवित्र सावन के महीने में देवघर स्थित बाबा धाम में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राज्य की श्रावणी मेला के 21वें दिन आज सवेरे 4:14 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। रिमझिम बारिश के बीच शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान है और सभी कांवरियां कतारबद्ध होकर बीएड कॉलेज से बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार कल जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,39,407 रही। अंगदान को महादान कहा जाता है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने अंगों का दान कर दूसरे इंसान को नई जिंदगी देता है। अंगदान को लेकर देश में जागरूकता की कमी की वजह से अंगों की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। इस सिलसिले में बीते दिनों जुग जुग अभियान की शुरुआत हुई है। एक इंसान का दूसरे इंसान की जान बचाना इंसानियत का एक बेहद पवित्र जज्बा है और इस भावना की सबसे खूबसूरत मिसाल अंगदान के रूप में सामने आती है, जब कोई व्यक्ति अपने अंगों का दान कर जीने की आस खो चुके किसी इंसान को नई जिंदगी देता है। इसीलिए अंगदान को महज एक दान नहीं बल्कि महादान भी कहा जाता है। मदद के इसी खूबसूरत जज्बे को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद भी समय समय पर इसके लिए अपील करते रहे हैं। हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं और इसके लिए
उनका माध्यम होता है अंगदान। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 3 अगस्त को 16वें अंगदान दिवस पर जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना है। दरअसल देश में बीमार लोगों के लिए अंगों की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है, जिसके चलते हर साल हजारों लोग समय पर ऑर्गन डोनर न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसका एक बड़ा कारण लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। एक डोनर लीवर, दिल, किडनी, फेफड़े जैसे ऑर्गन्स के अलावा कॉर्निया और त्वचा जैसे टिश्यू भी दान कर सकता है। एक डोनर के अंगदान से 8 लोगों तक की जान बचाई जा सकती है। हालांकि अनेक लोगों में अभी भी अंगदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, डर और सामाजिक हिचकिचाहट भी देखने को मिलती है। ऐसे में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार नई पहलें चला रही है। इसी कोशिश में जुलाई 2025 में अंगदान जीवन संजीवनी अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 1 से 31 जुलाई 2025 तक अंगदान माह मनाया गया। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले NOTTO यानी राष्ट्रीय अंग और उतक प्रत्यारोपण संगठन, 30 से अधिक क्षेत्रीय और राज्यों के संगठनों और करीब 1200 पंजीकृत अस्पतालों को मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। इन हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय के लिए सरकार ने ई प्रत्यारोपण नाम का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जो एक पारदर्शी अंगदान और प्रत्यारोपण इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि नागरिकों में अंगदान को लेकर हिचकिचाहट कम हो रही है और अंगदान के लिए आगे आने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में लोग अंगदान के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। नोटों की आधार आधारित वेबसाइट के अनुसार 5.5 लाख से अधिक लोग अंगदान के लिए प्रतिज्ञा ले चुके हैं। कोई भी इच्छुक डोनर नोटों की वेबसाइट पर आसानी से अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकता है। सरकार की इन्हीं पहलों की वजह से देश में अंग प्रत्यारोपणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में अब भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा स्थान रखता है। जहां 2013 में भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आंकड़ा महज 5000 से भी कम था, तो वहीं 2025 में ये बढ़कर 20,000 के भी पार पहुंच गया। वहीं मृतक दाताओं से होने वाले अंग प्रत्यारोपण की संख्या भी 2013 के 837 से बढ़कर 2025 में 3500 से अधिक पहुंच गई। सरकार के इन प्रयासों और इनसे फैलती जागरूकता का सकारात्मक असर साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि देश में अभी भी ऑर्गन्स और टिश्यू की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर है, जिसे दूर करने के लिए जुग जुग जियो अभियान जैसी पहलें बेहद प्रभावी साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 19 अगस्त साल 1887 को सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का जन्म पुदुकोट्टई रियासत के थिरुमायम में हुआ था। वे एस सत्यमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध रहे। सत्यमूर्ति भारत के क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। सत्यमूर्ति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। एक समारोह में उन्हें भारतीय ध्वज फहराने के प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया। साल 1987 में सत्यमूर्ति के जन्म शती के अवसर पर उनकी स्मृति में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। 19 अगस्त साल 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। वे आधुनिक काल के हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। हजारी प्रसाद को भक्तिकालीन साहित्य का अच्छा ज्ञान था। सूर साहित्य, आलोक पर्व, अशोक के फूल और बाण भट्ट की आत्मकथा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साल 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1957 में साहित्य में अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नौकरी गंवाने वाले सीजीएल अधिकारियों का रांची में प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे आंदोलनकारी छात्र भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े। नेता प्रतिपक्ष ने परीक्षा गड़बड़ियों की सीआईडी जांच पर फिर उठाए सवाल। पूछा, भ्रष्ट अधिकारी जब जांच का हिस्सा हो तो निष्पक्ष जांच कैसे संभव? आदित्य साहू ने दोहराई सीबीआई जांच की मांग। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा का रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना, विधि व्यवस्था समेत सभी मोर्चे पर बताया विफल। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाकुड़ में विभिन्न मतदान केंद्रों का किया भ्रमण। एसआईआर से जुड़े कार्यों का लिया जायजा, वोटरों से भी मिले, समावेशी मतदाता सूची पर दिया जोर।